हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों टॉर्क के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था, तो आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और हम लोग आज कोणीय संवेग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है ना, प्राप्त करेंगे कोणीय संवेग के बारे में। तो कोणीय संवेग आखिर होता क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है। देखिए, कोणीय संवेग क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी, है कि नहीं, किसी एक वीडियो में घूर्णन गतिकी से संबंधित किसी एक वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया भी था कि कोणीय संवेग क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को कोणीय संवेग कहते हैं, है ना। रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को, है ना, रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को कोणीय संवेग कहते हैं, है ना, कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को हम लोग, देखिए, रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं बच्चों। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा। रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। इसे एल से सूचित किया जाता है ना। देखिए, इसे एल से सूचित किया जाता है, इसे एल से सूचित किया जाता है बच्चों, है ना। इसे एल से सूचित करेंगे तो हम लोग एल बराबर भी हम लोग लिखे थे कि संवेग, है ना, संवेग गुना अक्ष से लांबिक दूरी, संवेग गुना अक्ष से लांबिक दूरी, इसी को हम लोग कोणीय संवेग भी कहते हैं, लांबिक दूरी। तो डेट मीन्स एल इज इक्वल टू हो गया पी गुना आर होता है बच्चों, है कि नहीं। इसको क्रॉस नहीं पढ़िएगा, ये गुना है, चिन्ह है कि नहीं। यदि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में यदि हम लोग लिखना चाहेंगे, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग एक सदिश राशि होता है, तो वेक्टर यदि हम लोग फॉर्म में यदि लिखेंगे बच्चों, तो इसका व्यंजक हो जाता है वेक्टर आर क्रॉस पी क्रॉस, ये होता है मेरा कोणीय संवेग। तो आप लोग इस व्यंजक को देख करके, है ना, ये पता लगा सकते हैं कि कोणीय किसी कण पर यदि हम लोग कोई संवेग आरोपित करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक अक्ष है एक्स एक्स डैश, है ना, यहाँ पर कोई कण जो है इस अक्ष के परितः चारों ओर घूम रही है ना, परितः घूम रही है, और इस पर मैंने एक संवेग आरोपित किया पी, और इस कण का अक्ष से लंबिक दूरी हो गई आर। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कोणीय संवेग की दिशा किधर होगी बच्चों। तो आप इस समीकरण से जानते हैं कि इसमें कोणीय संवेग की दिशा संवेग पी और संवेग आर के द्वारा निर्मित तल के जस्ट परपेंडिकुलर होता है ऊपर की ओर। ये तो घूर्णन पर निर्भर करेगा। मान लेते हैं कि कण जो होती है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूर्णन गति उत्पन्न कर रही है, तो हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, है ना, उसके कोणीय संवेग की दिशा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कोणीय संवेग की दिशा जस्ट इसके ऊपर की ओर होती है, मतलब मैं देख पा रहे हैं कलम के, है ना, इस दिशा में होगी, जस्ट ऊपर की, और इसमें कोणीय संवेग की दिशा होगी। तो हम लोग इस तरह बना देते हैं बच्चों कि इसमें कोणीय संवेग की दिशा ये हो गई एल, है कि नहीं, एल होता है ये कोणीय संवेग की दिशा। तो जस्ट अब मान लेते हैं कि यदि इसमें हम लोग संवेग आरोपित किए हैं और ये घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन गति करती है, तो इसमें कोणीय संवेग की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। हम लोग ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं बच्चों, है कि नहीं, कि क्रॉस प्रोडक्ट में घूर्णन की दिशा किधर होती है, हम लोग सदिश में वहाँ पर पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम या स्क्रू नियम का प्रयोग करके आप इसके कोणीय संवेग की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। जब किसी वस्तु में संवेग आरोपित किया जाता है, तो यदि वो वस्तु घूर्णन गति उत्पन्न करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु में, है ना, घूर्णन करती हुई वस्तु में कोणीय संवेग की दिशा जस्ट इसके ऊपर की ओर होती है। यदि यह वस्तु घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही होती है तो इसमें ऊपर की ओर होगी, वहीं पर इसमें एल की दिशा ऊपर की ओर होगी। वहीं यदि कोई वस्तु बच्चों यदि घड़ी की सुई की दिशा में यदि घूम रही होती है, तो कोणीय संवेग की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर अर्थात नीचे की ओर होती है। तो संवेग का मान हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं, इस प्रकार के व्यंजक से। हम लोग टॉर्क का भी व्यंजक हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना। टॉर्क की दिशा, यदि किसी वस्तु पर आप यदि एफ बल लगाते हैं और वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगता है, तो उसमें टॉर्क की दिशा भी, है ना, ऊपर की ओर होती है, और यदि वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है तो उसमें टॉर्क की दिशा अंदर की ओर होती है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है।
तो आज हम लोग थोड़ा सा बच्चों इसके बारे में जानेंगे कि कोणीय संवेग आखिर है ना, उसको किस प्रकार हम लोग कहते हैं कि कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है संवेग गुना, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, अक्षों के बीच लंबिक दूरी होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि संवेग का जो किसी वस्तु पर आरोपित किया गया संवेग का जो कंपोनेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे थ्री डायमेंशन, है ना, फिगर में हम लोग लिखेंगे तो पी एक्स आई कैप हो जाता है, पी वाई जे कैप हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस होता है पी जेड, है कि नहीं, के कैप होता है। इसी प्रकार यहाँ आर है, आर क्या है, आर क्या है बच्चों, स्थिति सदिश है, तो आर को भी हम लोग लिखेंगे इस प्रकार एक्स आई कैप, है ना, वाई जे कैप और प्लस होता है जेड के कैप। तो कोणीय संवेग का जो व्यंजक होता है बच्चों एल इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस यहाँ पर पी होता है। तो इसका यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग निकालने के लिए तो अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करके निकालते हैं। आई कैप जे कैप और यहाँ पर क्या होगा के कैप होता है। तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड लिखेंगे और पी एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी पी का कंपोनेंट हो जाएगा पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो इसका हम लोग निकालेंगे, तो है ना, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया पी एक्स, है कि नहीं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा वाई पी जेड हो जाएगा, अभी दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जेड पी वाई हो जाएगा बच्चों। इसी तरह हो जाएगा मेरा माइनस, तो माइनस जे हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो माइनस जे को अब इस दोनों को गुना करना पड़ेगा, एक्स और पी जेड को गुना करना पड़ेगा, एक्स ये हो गया पी जेड माइनस, अब इस दोनों को गुना करेंगे जेड यहाँ पर पी एक्स, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया है वेक्टर के, है कि नहीं, वीडियो में, वेक्टर वीडियो में जाइए, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों की इसमें, है कि नहीं, हम लोग अब जे कंपोनेंट हो गया, अब के कंपोनेंट को हम लोग लेंगे बच्चों, हम के कंपोनेंट लेंगे तो इसको और इसको हम लोग बंद कर देंगे, तो ये चार एलिमेंट हमको मिलता है, इस चार एलिमेंट को ही गुना करके हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स पी वाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स, है कि नहीं, पी वाई, अब ये हो जाएगा वाई पी जेड हो जाएगा, वाई सॉरी पी एक्स हो जाएगा बच्चों। तो ये इसका हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये एल बराबर हम लोगों को मिलता है। तो एल को भी हम लोग जानते हैं वेक्टर कंपोनेंट होता है एल, इसको भी यदि हम लोग तीन अक्षों में विभाजित करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाता है एल एक्स आई कैप प्लस होता है एल वाई जे कैप और प्लस हो जाएगा बच्चों एल जेड के कैप होता है। तो एल एक्स का कंपोनेंट ये है बच्चों, इसको यदि हम लोग इस समीकरण को और इस समीकरण को यदि आपस में तुलना करेंगे तो एल एक्स का कंपोनेंट ये मिलेगा, तो एल एक्स बराबर क्या हो गया वाई पी जेड माइनस जेड, ये हो जाएगा पी वाई, है ना, पी वाई। इसी तरह हम लोगों को एल वाई का कंपोनेंट मिलेगा, तो एल वाई का कंपोनेंट कितना हो गया पी, है ना, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। इसी तरह हम लोगों को एल जेड का कंपोनेंट मिलेगा, तो एल जेड का कंपोनेंट कितना हो गया एक्स, ये हो गया पी वाई और ये वाई और ये पी एक्स मिलता है। तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में ये मतलब उसका कंपोनेंट है, कोणीय संवेग का कंपोनेंट है कि नहीं। यदि हम लोग थ्री डायमेंशन फिगर का बारे में बात करते हैं कि यदि किसी अंतरिक्ष में या किसी क्या बोलते हैं त्रिविम में निकाय में कोई वस्तु रखा गया है और उस पर यदि हम लोग कोणीय संवेग के बारे में चर्चा करते हैं तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश जो है कि नहीं कोणीय संवेग का मान देता है, और वो ये जो है वाई अक्ष के अनुदिश कोणीय संवेग का मान देगा और ये जेड अक्ष के अनुदिश कोणीय संवेग का मान देगा। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए एक तरह का फिगर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, उसको आप समझिएगा कि ये हो गया एक्स वाई, ये एक हो गया एक्स वाई तल हो गया बच्चों, और यहाँ पर एक कोई कण है ए, है कि नहीं, यहाँ पर कोई कण ए, इस पर मैं एक संवेग आरोपित कर रहा हूँ पी, है कि नहीं, इस पर मैं एक संवेग आरोपित कर रहा हूँ पी और इसकी स्थिति सदिश है बच्चों आर, है कि नहीं, ये जो कि कितना कोण पर है, ये थीटा कोण पर है कि नहीं, ये थीटा कोण पर ये वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि इस संवेग का अक्ष से लंबिक दूरी कितनी होगी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, इस प्रकार, है कि नहीं, इस प्रकार हम लोग इसको पीछे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं और अक्ष से इसकी लंबिक दूरी हम लोग इस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब है कि पी को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएं और मूल बिंदु ओ से इस पर मैंने लंब डाला, है कि नहीं, लंब डाला, तो जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है मतलब उसके ही वो दूरी जो होती है मूल बिंदु से उसकी लंबिक दूरी कहलाती है। आप समझ पा रहे होंगे कि यदि पी को मैं पीछे की ओर बढ़ाया और मूल बिंदु से उस पर लंब ड्रॉ कर दिया तो जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है तो वो दूरी
दूरी मूल बिंदु से, है कि नहीं, लांबिक दूरी कहलाती है। किसकी लांबिक दूरी? मतलब अक्ष से आरोपित संवेग की लांबिक दूरी होती है। मैंने क्या बोला? अक्ष से, है ना, आरोपित संवेग की लांबिक दूरी होती है। लांबिक दूरी ये भी ये दूरी नहीं है ना, ये दूरी नहीं है बच्चों, है ना। लांबिक दूरी ये होगा, जब भी हम लोग कोणीय संवेग की परिभाषा देते हैं तो लिखते हैं कि, है कि नहीं, संवेग, है ना, रेखीय संवेग गुना अक्ष के बीच लांबिक दूरी। तो लांबिक दूरी ये चीज़ है। तो अब हम लोग ये बात मान लेते हैं बच्चों कि ये जो है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो संवेग आपका है उसका हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक एक्स अक्ष के अनुदिश ले लेंगे और एक वाई अक्ष के अनुदिश हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये कंपोनेंट हमको मिलेगा पी एक्स और ये कंपोनेंट हमको मिलता है पी वाई। अब ये पी जो है एक्स अक्ष के साथ, क्योंकि ये एक्स अक्ष के समांतर ही है, इसलिए एक्स अक्ष के साथ हम कहते हैं कि ये एक बी, है ना, फाई कोण बनाता है। तो आप लोग हमको बता सकते हैं बच्चों कि ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा। क्योंकि यदि हम लोग इसको पीछे की ओर इस प्रकार बढ़ाएंगे बच्चों तो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण मेरा थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और ये मेरा क्या है? अल्फा कोण, ये सॉरी फाई कोण है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा फाई कोण होगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये कोण मेरा कितना होगा, फाई माइनस यहाँ पर थीटा होगा। अब चूंकि देखिए कि इस कण पर मैंने संवेग आरोपित किया है पी, है ना, और उसके और ये हो गया आर, है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि पी गुना आर दोनों किस तल पर है? एक्स और वाई तल पर है। तो आरोपित कोणीय संवेग, इसमें कोणीय संवेग की दिशा जस्ट इसके ऊपर की ओर होगा, है कि नहीं, कागज के तल के लंबवत ऊपर। इसका मतलब है कि कोणीय संवेग का व्यंजक मैं इस समीकरण से दे सकता हूं। आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक्स वाई तल है कि नहीं। एक्स वाई तल पर मैंने जो संवेग आरोपित किया है, तो मैंने क्या कहा कि संवेग की दिशा क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाता है कि नहीं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। उस मतलब अब एक्स वाई तल पर है तो इसका जो कोणीय संवेग की दिशा होगी जस्ट इससे ऊपर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत ऊपर। तो कागज के तल के लंबवत ऊपर कौन सा है? जेड कंपोनेंट है ना। तो जेड कंपोनेंट का हम लोग इस समीकरण से इस ए बिंदु पर हम लोग कोणीय संवेग का वैल्यू को दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए बिंदु पर कोणीय संवेग, देखिए ए कण पर, ए कण का या ए कण पर कोणीय संवेग, देखिए कोणीय संवेग की दिशा किधर हो जाएगी? देखिए कोणीय संवेग की दिशा, है ना, देखिए जेड अक्ष के अनुदिश होगी। मतलब इस कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी की दिशा, लिखेंगे जेड अक्ष के अनुदिश होगी, जेड अक्ष के अनुदिश होगी, है ना, जेड अक्ष के अनुदिश होगी। तो जेड अक्ष वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे बच्चों। तो यह क्या मिला? एल जेड इज इक्वल टू एक्स, और ये मिला पी वाई माइनस वाई, और ये हो गया मेरा पी एक्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि पी एक्स कंपोनेंट जो है और पी वाई कंपोनेंट को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं? ये इसके साथ ये अल्फाई कोण बना रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग पी एक्स को लिख सकते हैं बच्चों कि पी कॉस फाई, और पी वाई को हम लोग लिख सकते हैं पी साइन फाई लिख सकते हैं, है ना। और दूसरी बात है कि एक्स जो है, एक्स इसका यदि हम लोग कंपोनेंट लेंगे, आर का कंपोनेंट यदि हम लोग एक्स डायरेक्शन में लेते हैं तो ये कंपोनेंट हम लोगों को आर कॉस थीटा मिलता है। और फिर वही कंपोनेंट हम लोग यदि वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो हमको ये कंपोनेंट मिल जाता है आर साइन थीटा। तो कंपोनेंट की बात आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे बच्चों, है ना। कंपोनेंट की बातें आप लोगों को समझ में आती होगी। तो हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से लिखेंगे कि देखिए चित्र से हम लोग क्या देखते हैं, देखिए चित्र से देखते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू, है कि नहीं, क्या है? पी कॉस फाई है। और उसी तरह यहाँ पर पी वाई इज इक्वल टू भी हम लोग देते हैं पी साइन फाई हो जाता है, और एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाता है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाता है। तो इन सभी बातों को इस समीकरण में हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए एल जेड इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिलता है आर, है ना, कॉस थीटा, एंड पी वाई का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा पी साइन फाई, माइनस वाई का वैल्यू मिल रहा है आर साइन थीटा, और पी एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है पी कॉस फाई। तो इसमें दो टर्म है, देखिए पी आर, इसमें भी है पी आर, तो पी आर को हम लोग कॉमन कर देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? कॉस थीटा इंटू साइन फाई मिल रहा है, माइनस यहाँ से हम लोगों को मिलता है साइन थीटा इंटू यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को कॉस फाई। ये चीज़ मिल गया बच्चों, है ना। तो अब हम लोग इसको देखिए, किसका समीकरण है?
ये किसका समीकरण है आप जान पा रहे हैं, ये हो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं। हम लोग जानते हैं साइन ए है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, उसी फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ बच्चों कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। जस्ट देखिए उसी रूप में ये फॉर्मूला ढला हुआ है ना। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं बच्चों की साइन फाई माइनस थीटा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में आप लोगों को पहले समझा दिया बच्चों कि ये कोण जो है इसका फाई माइनस थीटा है। तो इसका मतलब है कि साइन फाई माइनस थीटा को ज्ञात करने के लिए हम लोग इस प्रकार का त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। इस बिंदु को यदि आर मान देते हैं और ये आपको पहले बताए हैं कि इसमें लंब डाले हैं तो इसलिए ये 90 डिग्री कोण होगा, और ये जो त्रिभुज मिल रहा है ओ ए आर जो होगा ये समकोण त्रिभुज है। इसी से हम लोग साइन है ना फाई माइनस थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए आर से हम लोगों को क्या मिल रहा है, साइन फाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों। तो इस देखिए साइन फाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, डी बाई आर, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण है कि नहीं वाली कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो इसका मतलब ये कर्ण होगा, तो कर्ण क्या है मेरा आर है, और लंब ये चीज़ है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जानते हैं कि लंब बाय कर्ण होता है, तो इसका मतलब हो गया डी बाई आर। तो ये वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिला, पी आर इंटू डी बाई आर मिलेगा। तो आर कैंसिल हो गया, ये हो गया एल जेड। तो इसका मतलब हो गया कि एल जेड इंटू क्या हो गया, पी इंटू डी। और यहाँ पर डी क्या है, मैंने बताया कि पी क्या, इसमें डी क्या है बच्चों, इसमें डी क्या है कि संवेग और अक्ष के बीच की लांबिक दूरी है। तो इसका मतलब है कि हम लोग है ना कोणीय संवेग को इस प्रकार हम लोग परिभाषित करते हैं, किसी भी कण पर आरोपित संवेग का मान है ना तथा संवेग और अक्ष के बीच की लांबिक दूरी के गुणनफल को हम लोग कोणीय संवेग के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था जो कि मैंने कल आप लोगों को समझाया था टॉर्क का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ है ना इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके विषय में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि कोणीय संवेग और टॉर्क के बीच में क्या संबंध होता है। चलिए देखिए कोणीय संवेग और टॉर्क के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए कोणीय संवेग और टॉर्क के बीच संबंध, कोणीय संवेग तथा टॉर्क के बीच संबंध, टॉर्क के बीच संबंध क्या होता है, ये संबंध आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात है क्या है बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग का, देखिए कोणीय संवेग का समीकरण से क्या हम लोगों को प्राप्त होता है। देखिए कोणीय संवेग के समीकरण से, है ना, कोणीय संवेग के समीकरण से, है कि नहीं, समीकरण से। तो कोणीय संवेग का समीकरण हम लोग जानते हैं कि एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस हो जाता है पी वेक्टर, हम लोग ये बात जानते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ टी के सापेक्ष। देखिए दोनों तरफ टी के सापेक्ष, दोनों तरफ टी के सापेक्ष है ना अवकलन करने पर, दोनों तरफ टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलेगा। देखिए डी एल बाई यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा डी टी वेक्टर, ये भी मिल रहा है डी बाई डी टी, और ये मिल रहा है हम लोगों को आर क्रॉस, ये मिलता है हम लोगों को पी, इस प्रकार। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चों डिफ्रेंसिएशन, क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन के लिए हम लोगों को एक अलग तरह का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पहले आर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर पी को कॉन्स्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डी आर वेक्टर बाय डी टी और क्रॉस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पी, इस प्रकार होगा। ये पहला डिफ्रेंसिएशन है ना, प्लस दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, आर को कांस्टेंट करेंगे और पी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, डी पी वेक्टर बाय यहाँ पर हम लोगों को डी टी मिलता है, इस प्रकार। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को जानते हैं बच्चों कि देखिए स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप लोगों को ये समीकरण जो प्राप्त हो रहा है ना, डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू उस कण का वेग होगा,
है कि नहीं, उस कण का वेग होगा। और दूसरी बात है कि p बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों की द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो चलिए हम लोग इसी यहाँ पर प्रयोग करेंगे, है ना, प्रयोग करेंगे इस दोनों समीकरण का। तो डी आर बाई डी टी यहाँ पर हम लोग b वेक्टर कर देंगे, गुना हो जाएगा p का वैल्यू क्या लिखेंगे m, और यहाँ पर हो गया मेरा v, है ना, यहाँ पर भी मेरा वेक्टर है, और प्लस हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर, और ये हो गया गुना डी पी वेक्टर बाय, और ये हो जाएगा मेरा डी टी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम लोग m को बाहर करेंगे क्योंकि m एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर हो गया v क्रॉस, यहाँ पर v प्लस ये कितना हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों r क्रॉस, और ये क्या है देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं डी पी बाई डी टी। आप लोग जानते होंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग जानते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ होता है कि नहीं, ये फोर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए यहाँ पे देखिए दूसरी बात क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग एफ भी लिख देते हैं बच्चों, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ होता है। अब देखिए भी क्रॉस भी, है कि नहीं, भी क्रॉस भी दोनों की दिशा, भी मतलब एक ही क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है बच्चों, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका मतलब ये टर्म मेरा पूरा जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ v क्रॉस b, है कि नहीं, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक ही क्वांटिटी, और एक ही क्वांटिटी यदि होगा तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो वहाँ साइन थीटा आता है, थीटा की जगह में जीरो पुट करेंगे, है कि नहीं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम बता देते हैं आपको, मॉड v यहाँ पर हो जाएगा मॉड v, v और b एक ही क्वांटिटी है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, क्रॉस 0 डिग्री हो गया, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए पूरे टर्म को ये जीरो कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा v क्रॉस v का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ पर क्या हो गया r क्रॉस ये हो जाएगा f, है कि नहीं। तो अब हम लोगों को क्या मिला यहाँ पर देखिए डी एल बाई डी टी। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो गया डी एल बाई डी टी, और r क्रॉस f इज इक्वल टू, आपको मैंने पहले ही बताया कि टॉर्क होता है कि नहीं, आर क्रॉस एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि टॉ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये टॉर्क होता है। तो ये समीकरण मुझे प्राप्त हो गया। ये समीकरण क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग टॉर्क कहते हैं, ऐसे भी उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को टॉर्क कहते हैं, है कि नहीं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क को हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, टॉर्क कहा जाता है ना, टॉर्क, है ना, टॉर्क कहा जाता है बच्चों। तो इतना बड़ा जो हम लोग टॉर्क का व्यंजक प्राप्त किए बच्चों, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर ना लें, डायरेक्ट यदि लें, देखिए है कि नहीं, दूसरे विधि द्वारा, देखिए यहाँ दूसरे विधि द्वारा हम लोग इसको उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे विधि से, है ना, क्या उत्पन्न कर सकते हैं इसका व्यंजक। तो हम लोग यदि L बराबर डायरेक्ट यदि ले ले P इंटू आर होता है ना, कोणीय संवेग इज इक्वल टू P इंटू आर, इसका आप लोग T के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। देखिए T के सापेक्ष अवकलन करने पर, है कि नहीं, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, है कि नहीं, तो T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या मिलेगा डी एल बाई डी टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक बात आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चों कि R जो होता है स्थिति सदिश है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं। R स्थिति सदिश है, वो तो बदलेगा नहीं, है ना, अर्थात वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है वो कभी बदलती नहीं है, इसलिए कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन P का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बल रख देंगे। तो ये कितना हो गया डी एल बाई, यहाँ पर भी हो गया डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ, और हम लोग जानते हैं कि बल गुना, है कि नहीं, बल गुना दूरी को हम लोग टॉर्क कहा जाता है, इसका मतलब इसका वैल्यू टॉर्क हो गया। तो डेट सिंप्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, आप लोग ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं टॉर्क का समीकरण। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क किसे कहते हैं बच्चों, कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग टॉर्क कहेंगे, ऐसे भी हम लोग टॉर्क को परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक चीज़, है ना, इसमें नया जानने का प्रयास करते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है ना। देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, चलिए देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत
देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का, है ना, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का कोणीय संवेग, है ना, किसी पिंड का कोणीय संवेग तब तक अचर रहता है ना, तब तक अचर रहता है, इस, है ना, तब तक अचर रहता है जब तक उस पिंड पर, जब तक उस पिंड पर कोई बाहरी टॉर्क कार्य ना करे। यह है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस, है ना, सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड का कोणीय संवेग तब तक अचर रहता है कि जब तक कि उस पिंड पर कोई बाहरी टॉर्क कार्य ना करे। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चों कि कोणीय संवेग उसका तब बदलता है कि नहीं, जब तक कि उस पर कोई टॉर्क कार्य ना करता है कि नहीं। जब तक उस पर टॉर्क कार्य नहीं करेंगे तब तक उस किसी पिंड का संवेग नहीं बदलता है, कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन नहीं आता है ना। तो संवेग में परिवर्तन लाने के लिए, है कि नहीं, हमको क्या देन उसमें आरोपित करना पड़ता है, टॉर्क आरोपित उसमें करना पड़ता है। तो इसको हम लोग साबित भी हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे साबित करेंगे, तो देखिए यहाँ पर साबित इसको हम लोगों को करना है। तो कैसे साबित करना है, तो समीकरण हम लोग लेंगे, देखिए टॉर्क तथा कोणीय संवेग के संबंध से, टॉर्क तथा कोणीय संवेग के संबंध से, है ना, टॉर्क तथा कोणीय संवेग के संबंध से, है ना, संबंध से। तो क्या संबंध होता है, टॉ इज इक्वल टू, हम लोग अभी तुरंत प्राप्त किए बच्चों, dl/dt होता है। अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि उस पिंड पर है ना, टॉर्क का मान यदि 0 है, मान लेते हैं कि माना टॉर्क, है ना, पिंड पर आरोपित टॉर्क, है ना, पिंड पर आरोपित टॉर्क, माना पिंड पर आरोपित टॉर्क टॉ इज इक्वल टू 0 है। तो 0 का मान, यहाँ टॉ का वैल्यू को हम 0 रख देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, dl/, यहाँ पर हो जाएगा dt, ये हो गया dl/dt हो गया बच्चों। तो अब बताइए कि यहाँ l का जो हम लोग अवकलन किए हैं वो तो t के सापेक्ष है, और इसका अवकलन हमको 0 प्राप्त हो रहा है। तो किस राशि का अवकलन 0 होता है, ना, वैसा राशि जो कि कांस्टेंट होता है। इसका मतलब को हो गया अवकल के, है ना, अवकलन के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हमको l अचर प्राप्त होगा, मतलब किसी भी कांस्टेंट राशि का ही डिफ्रेंसिएशन मेरा 0 होता है। तो dl/dt इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब l कांस्टेंट हो गया। इस है ना, तथ्य से यही बात की पता चलता है बच्चों कि जब तक उस पर हम टॉर्क आरोपित नहीं करेंगे उसका कोणीय संवेग अचर रहेगा। मतलब कि कोई भी पिंड जो होता है एक समान कोणीय संवेग से घूर्णन गति करता रहेगा, एक समान कोणीय संवेग से वो घूर्णन गति करता रहेगा। संवेग में परिवर्तन लाने के लिए उस पर टॉर्क लगाना जरूरी है। टॉर्क जैसे ही आरोपित करेंगे उसका संवेग में परिवर्तन आएगा, है ना। तो याद रखिएगा इस सिद्धांत का प्रयोग आप लोगों ने पहले भी कर चुका है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में बच्चों। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो आप लोग पढ़े थे उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया जाता है कि किसी भी पिंड का रेखीय संवेग तब तक अचर रहता है कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वो बात समझ में नहीं आती है तो आप मोशन के वीडियो को जा करके देखें और उसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि यदि कोई भी पिंड, है ना, एक समान जो होता है ना, कोणीय संवेग से घूर्णन गति करता रहता है, आपको संवेग में परिवर्तन करने के लिए उस पर एक टॉर्क लगाना आवश्यक होता है। जब तक कि आप उस पर टॉर्क नहीं लगाएंगे पिंड का संवेग में परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आरोपित टॉर्क के बिना किसी भी पिंड का संवेग में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि हम देखिए इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसे इस प्रकार भी, देखिए इसे इस प्रकार भी, है ना, समझा जा सकता है, समझा
जा सकता है। कैसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि एल का मान क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट हो गया है ना, और एल बराबर हम लोग जानते हैं आई इंटू ओमेगा होता है। इसका मतलब हो गया कि आई इंटू ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट होता है ना। तो मान लेते हैं कि किसी भी पिंड का संवेग जो होती है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये प्रारंभिक यहाँ पर कोणीय संवेग है और ये उसका अंतिम कोणीय संवेग है, दोनों का मान आपस में बराबर होगा, है ना। आई ओमेगा इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इस समीकरण हमको बताता है कि आई ओमेगा जो है, ये समीकरण हमको बताता है कि यहाँ पर आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बच्चों, है ना। इसको आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। तो इस समीकरण से हम लोग जानते हैं क्या, है ना, ये तो समीकरण हमको प्राप्त हुआ। इस समीकरण का प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी करेंगे बच्चों। आई वन है ना इंटू ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये कोणीय संवेग संरचन के सिद्धांत से ये समीकरण आता है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और आता है, यदि आई ओमेगा इज इक्वल टू अचर है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/i। इसका मतलब है कि किसी कोणीय संवेग संरचन के सिद्धांत से किसी भी पिंड का कोणीय संवेग का मान उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी पिंड का कोणीय संवेग का मान उस पिंड के है ना जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है, जड़त्व आघूर्ण यदि घटता है, तो ओमेगा का मान बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यदि जड़त्व आघूर्ण यदि घटेगा तो ओमेगा का मान बढ़ना, इसका मतलब है कि वो पिंड तेजी से गति करने लगेगी। यदि उसका जड़त्व आघूर्ण में कमी आती है तो वो वस्तु तेजी से गति करने लगती है। तो दो चार इसका अनुप्रयोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, है ना। देखिए अनुप्रयोग इसका हम लोग देखेंगे। देखिए इसका अनुप्रयोग क्या होता है। सबसे पहला एक अनुप्रयोग इसका हम लोग देखेंगे बच्चों, ऐसे ही देखेंगे। मान लेते हैं कि एक है ना घूर्णन करने वाली डिस्क है कि नहीं, एक घूर्णन करने वाली डिस्क है बच्चों, है कि नहीं। इस पर एक आदमी जो है, एक इंसान जो है इस पर बैठा हुआ है कुछ इस प्रकार। मान लेते हैं कि हम एक इंसान बनाते हैं बच्चों, इस प्रकार ये एक इंसान बनाए हम, इस पर ये इंसान बैठा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इस डिस्क के ऊपर, और ये डिस्क जो होती है निरंतर घूर्णन गति कर रही है, और इस इंसान के दोनों हाथों पर एक डंबल रखा हुआ है इस प्रकार, है कि नहीं। डंबल आप समझ रहे होंगे, है ना। इस पर एक डंबल रखा हुआ है, इसके दोनों हाथों पर एक डंबल रखा हुआ है। जब तक वो अपने हाथों को फैलाए रखेगा, है कि नहीं, तब है ना, जैसे ही उसके हाथों को फैलाए रखेगा, इसका मतलब हो गया कि अक्ष से, ये अक्ष जो होता है, आदमी जो है इसके केंद्र पर बैठा हुआ है ना, अक्ष से इसकी दूरी अधिक है, अभी इसकी दूरी अधिक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो mr² होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। आर का मान यदि ज़्यादा होगा तो इनर्शिया का मान भी ज़्यादा होगा बच्चों। इसका मतलब है कि जब तक वो है ना अपना हाथ को फैलाए रखेगा, या इस चक्री पर बैठ करके, घूर्णन करने वाली डिस्क के ऊपर बैठ करके, दोनों हाथों पर डंबल ले करके वो अपने हाथों को जब तक फैलाए रखेगा, है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने से उसका डिस्क धीरे धीरे घूमेगा, है कि नहीं। और जैसे ही वो अपने हाथों को फोल्ड करता है, ये आदमी जैसे ही अपने हाथों को फोल्ड करता है बच्चों, इस प्रकार डंबल अब तो उसका यहाँ पर आ गया, हाथों को वो फोल्ड किया, जैसे ही हाथ वो फोल्ड करेगा तो अक्ष से उसकी दूरी का मान में कमी आती है, तो कमी का मान होगा, जिसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका घट जाता है। घटने के वजह से आप ये समीकरण से जान रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा, कोणीय वेग का मान बढ़ेगा, अतः डिस्क जो होती है यहाँ पर तेजी से गति करने लगेगी। तो एक अनुप्रयोग में आप यहाँ पर उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या था, ये अपने हाथों को फैलाए रखा हुआ था, है ना। तो दोनों डंबल इसके हाथों पर है, इसका भार इसके दोनों हाथों पर है, ये भार से अक्ष से दूरी इसकी अभी ज़्यादा है जब वो अपने हाथों को फैलाए रखा हुआ है ना। तो इस स्थिति में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी बड़ी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ज़्यादा होने से उसका कोणीय वेग कम होगा, अतः डिस्क धीरे धीरे घूमेगी। जैसे ही वो अपने हाथों को बेंड कर लेता है, मोड़ लेता है, तो अक्ष से उसकी दूरी घट जाती है, कोणीय जड़त्व आघूर्ण का मान यहाँ पर घट जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मान घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, अतः डिस्क तेजी से गति करने लगती है। तो एक अनुप्रयोग तो यहाँ पर है बच्चों, है ना। दूसरा अनुप्रयोग जो है हम लोग जानते हैं, है ना, जब हम लोग
किसी स्विमिंग पूल में जब कूदते हैं बच्चों, अर्थात उसमें से हम लोग जंप करते हैं किसी ऊंचाई के स्थान पर, है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ से जब इस स्विमिंग पूल पे जंप किया जाता है ना, तो आप लोग देखे होंगे कि जब तक उस जो तैरने वाले आदमी का जब वो जंप करता है, जब उसका शरीर पूरा एक स्ट्रेट होता है, जब वो सीधा होता है उसका स्ट्रेट, तब तक वो घूर्णन गति नहीं करता है कि नहीं। क्यों? जब तक उसका शरीर स्ट्रेट होता है बच्चों, तब तक वो घूर्णन गति, इसका मतलब है कि वो कलाईबाजी नहीं दिखा पाता है। इसको यदि कलाईबाजी यदि उसको दिखाना है तो वो अपने पैरों को मोड़ लेता है। जैसे ही वो अपने पैरों को मोड़ता है बच्चों, है ना, कि तो वो एक घूर्णन गति करते हुए, है कि नहीं, वो पौंड पर जाके अर्थात तालाब पर जाकर के वो गिर जाता है ना। इसका भी कारण वही है, जब तक वो सीधा होता है बच्चों, है कि नहीं, तो क्या होता है कि घूर्णन अक्ष से, है कि नहीं, उसके एक शीर्ष की दूरी ज़्यादा होती है, मतलब आर का मान ज़्यादा होता है। तो अर्थात जब वो सीधा होता है तो इस स्थिति में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ज़्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ज़्यादा होने पर उसका कोणीय वेग का मान जो होता है कम होता है, अर्थात वो कलाईबाजी नहीं दिखा सकता है। जैसे ही वो अपने शरीर को मोड़ता है, आर का मान घटता है। आर का मान घटने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान में कमी आती है और उसका एंगुलर वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है, अर्थात वो, है ना, एक कलाई दिखाता हुआ, मतलब कलाईबाजी दिखाते हुए गोल गोल घूमते हुए वो जाकर के मतलब तालाब में जाके गिर जाता है या फिर स्विमिंग पूल में जाकर के गिर जाता है ना। और बहुत सारा उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों इस पे, है ना। तो ये दो उदाहरण से आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग इन सभी तथ्यों के, है कि नहीं, को जानने में कर सकते हैं, है कि नहीं। और भी हम लोग इसका अनुप्रयोग देखेंगे जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इस, है ना, जैसे कि कहा जाता है एक प्रकार का इसका अनुप्रयोग यही है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाती है तो पृथ्वी का घूर्णन गति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो पृथ्वी का घूर्णन, आप जानते हैं कि उसकी त्रिज्या, घूर्णन गति उसकी बढ़ जाएगी, है ना। आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए पृथ्वी है ये, है ना, यदि उसकी त्रिज्या आर है, यदि वो सिकुड़ करके यदि अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाती है, मतलब r/2 होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर घट जाएगा बच्चों। और यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा था। जैसे ही वो सिकुड़ेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने से क्या होगा कि उसका एंगुलर वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा, कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा, अर्थात पृथ्वी तेजी से गति करना लगेगी, है ना। तो क्या होगा, आप देखिएगा, कैलकुलेशन करके पाइएगा कि पृथ्वी 6 ही घंटा पर अपनी जो होती है धुरी पर एक चक्कर लगा लेगी। इसका मतलब है 6 ही घंटा में पृथ्वी का दिन रात हो जाएगा। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स का हम लोग सॉल्यूशन जो है ना, लेसन के लास्ट में हम लोग करेंगे बच्चों, है ना। तो इस प्रकार का हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग इस लेसन के लास्ट में हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों कि केपलर का जो ग्रह का नियम जो होता है, केपलर का ग्रह के संबंध में नियम, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज आप लोगों को जो टॉपिक्स बताया गया है, मुझे ये बात, है ना, का पूर्ण विश्वास है बच्चों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग मेरे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे, है कि नहीं। मैं आप लोगों के सामने में, है ना, केपलर का ग्रह का, है ना, गति नियम को लेकर के आऊँगा। तो ठीक है बच्चों, इतने ही बोलने के बाद मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग जो वीडियो को मेरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम, है ना, आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे बच्चों। इसी प्रकार हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है बच्चों, है ना। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।